इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक चर्चा से, जिसमें हम करेंगे चर्चा गाय भैंसों में प्रसूति बुखार, कारण, लक्षण व उपचार पे। इसके साथ साथ करवाएंगे मनोरंजन और साथ ही करेंगे चर्चा खेती बाड़ी से लगते और दूसरे समसामयिक विषयों के ऊपर। पर इन सब से पहला आओ करें चर्चा गाय भैंसों में प्रसूति बुखार, कारण, लक्षण व उपचार पर। किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं कि ज़्यादातर किसान भाई जो हैं अपने घरेलू काम के लिए, ज़रूरतों के लिए जो है दुधारू पशु रखे हैं, अच्छी नस्ल के पशु रखे हैं। इसके अलावा बहुत से पशुपालक भाई जो हैं वो डेयरी फार्म में भी पशु रखे हैं, दुधारू पशु, खास करके व्यावसायिक दूध उत्पादन के लिए। चाहे स्थिति कोई भी हो, दोनों अवस्थाओं में जो अच्छे ज़्यादा दूध देने वाले पशु हैं उनमें जो है ये प्रसूति बुखार देखा गया है, जो कि एक बहुत ही भयानक रोग है और जो आमतौर पर ताज़ी ब्याई हुई या फिर ज़्यादा दूध देने वाली गायों और भैंसों में देखा गया है। ये रोग ब्याने के कुछ घंटों से लेकर 3 दिन तक जो है ज़्यादा इसका असर देखा गया है और ब्याने के बाद जब दूध निकलना शुरू हो जाए तो कुछ घंटों में ही इसके लक्षण दिखाई देने लग जाएं और 2-3 दिन में पूरे लक्षण उसमें आ जाएं, पशु के ऊपर इसका असर दिखाई दे जाए। इसलिए इसने जो है दुग्ध ज्वर के नाम से या फिर प्रसूति ज्वर के नाम से जो है या प्रसूति बुखार के नाम से भी जाना जाए। और जबकि इस रोग से जो ध्यान से देखें या जो पशु चिकित्सक हैं जब वो जांच करेंगे तो पाएंगे कि पशु को जो है बुखार या ज्वर जो है बिल्कुल भी नहीं होता और बल्कि पशु के शरीर का तापमान जो है वो सामान्य से नीचे उतर जाए और जिसके कारण जो है पशु थोड़ा निढाल सा रहा है, तो उसके थोड़ा खाना पीना भी कम कर दे, उठने बैठने में भी थोड़ा सा दिक्कत सी महसूस करे। ऐसे कुछ ढीले सा जो लक्षण दिखाई देंगे वो जो है आमतौर पर पशु में दिखाई देने शुरू हो जाएं। और इसमें जो देखेंगे या फिर जो कई बार ये भी देखा जाए कि एकदम उत्तेजित सा भी हो जाए पशु इसमें, इन लक्षणों में। जहाँ तक इसके कारण का सवाल है तो यो रोग जो है खून में कैल्शियम की जो मात्रा है उसकी कमी के कारण हो जाए और यो कमी दूध में कैल्शियम की ज़्यादा मात्रा निकल जाने के कारण देखा गया है। दूध ज्वर के प्रति ज़्यादा संग्रहता जो है वो आमतौर पर साफ दिखा है, जन्मजात भी हो जाए, क्योंकि ये रोग जो है काफ़ी नस्लों और कुलों में ज़्यादा देखा गया है और ख़ास करके उस कुल के पशुओं में या संकर नस्ल के पशुओं में जो कि ज़्यादा दूध दे हैं, जिनकी क्षमता ज़्यादा दूध देने की है, चाहे वो गाय है चाहे वो भैंस है। और फिर यो भी है कि पहले ब्यात में ये बहुत ही कम पशुओं में दिखाई देगा, दूसरे ब्यात में इसका सीमित असर जो है वो दिखाई देगा, तीसरे और चौथे ब्यात में जो है जब दूध की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो ये रोग ज़्यादा हो जाए और एक बार हो जाने पर अगले ब्यात में होने का भी डर रहे, क्योंकि दूध की मात्रा बढ़ रही है और जब जब दूध की मात्रा बढ़ेगी पशु में खुल कर दूध देगा या उसकी अच्छी सेवा भी कर रखी है, फिर भी कई बार जो क्योंकि अच्छी सेवा कर रखी है तो दूध भी ज़्यादा दे रहा है और जब दूध ज़्यादा दे रहा है तो उसके ऊपर जो है पशु में इस प्रसूति बुखार का असर दिखाई देना शुरू हो सके है। और जैसा हम जिक्र कर रहे थे इसके लक्षणों के बारे में कि शुरू में जो है पशु जो है उत्तेजित सा भी दिखाई देगा, कंपेगा भी, चलते हुए लड़खड़ा होगा भी, जैसा हम कह रहे थे निढाल सा हो जाएगा, डबडबासी का चलेगा लड़खड़ा के और उसकी नब्ज है, नाड़ी है, वो भी तेज़ हो जाएगी और सांस के साथ साथ कोख भी जो है ऊपर नीचे होने लग जाएगी, दूध की मात्रा भी कम दिखाई देगी, पशु जुगाड़ी करना बंद कर देगा और यह अवस्था जो है बहुत थोड़े समय के लिए जो है
दिखाई देगी। इसके बाद दूसरे स्पष्ट लक्षण आ जाएं, जिस तरह आंखें मुंदी मुंदी सी रहेंगी और बिल्कुल ढीला सा दिखाई देगा, मुंह खुश्क हो जाएगा और तापमान आमतौर पर सामान्य से कम हो जाएगा और पशु बैठ जाएगा, उठने की चेष्टा नहीं करने का, थकान सी महसूस करेगा और जो ज़्यादा कोशिश भी करेंगे आप उठाने के लिए तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल ही रहेगा, असंभव सा हो जाएगा। और जो उठ कर चलने की कोशिश भी करेगा तो जैसा हम जिक्र कर रहे थे वो लड़खड़ा होगा या फिर गिर भी सके चलता हुआ। और बैठे रहने पे अपना सिर और गर्दन जो है उसने मोड़ के वो छाती की तरफ जो है रख लेगा, पिछली तरफ करेगा या आगे की ओर खींच कर ज़मीन पर रख लेगा। और यो इस रोग का खास लक्षण देखा गया है, विशेष लक्षण देखा गया है। तो इस तरह से किसान भाइयों को या पशुपालक भाइयों को जो है इन लक्षणों की तरफ ध्यान देना चाहिए। और जो ऐसा है या उनके पास उनके बाड़े में पशुशाला में कोई ऐसा पशु है जो कि ताज़ा ब्याया है, ज़्यादा दूध देने वाला है और ऐसे लक्षण जो है शुरू के ब्याने के 2-3 दिन में ही दिखाई देने लग गए हैं या 2-3 घंटे के बाद दिखाई देने लग गए हैं, तो उस पर गंभीरता से लें। उसने जो है साधारण तरीके से या नॉर्मल रूप में ना मान के चलें कि भाई ये तो हो जाएगा, कोई नहीं, ब्याई है, जोर लग गया होगा ब्यानते हुए। तो कई बार यूँ भी मान लें हैं चलो हो जाएगी ठीक, गुड़ दे दिया और सीरा वगैरह दे दिया, दूध पिया दिया उसी ते ही, खीस पिया दिया उसी ते ही, चलो भाई हो जाएगा ठीक। ऐसा नहीं है किसान भाइयों। यदि कोई भी लक्षण जैसा हमने जिक्र करे अभी, क्योंकि काफ़ी गंभीरता से इसको लेना चाहिए, तो उसमें नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह ज़रूर लें और उसके अनुसार जो है उसका फिर इलाज करवाया जाए। और जो ये ज़्यादा लक्षण बढ़ जाए तो कई बार ये देखा गया है कि कुछ समय के लिए पशु जो है वो मलमूत्र करना बंद कर दे और पशु गोबर करने के लिए वो जोर लगावेगा पर गोबर बाहर नहीं निकलने का, और समय पर उपचार ना करवाया जाए तो पशु और भी गंभीर अवस्था में चला जाए, जैसा हम जिक्र कर रहे थे, और पशु बेहोश भी हो सके है। तो इस अवस्था में उपचार ना होने पर कुछ ही घंटों में या 1-2 दिन में जो पशु की मृत्यु भी हो सके है। इसलिए इसको गंभीरता से लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि दुधारू पशु जो है अच्छी मेहनत पशुपालक भाइयों ने, किसान भाइयों ने अपने पशुओं पर कर रखी है, चाव से मन लगा कर रखी हो, और इस समय का काफ़ी इंतज़ार रहे कि पशु ब्याह होगा, अच्छा कटड़ू बछड़ू देगा, उसको आगे के लिए तैयार करेंगे और जो दूध पीने को मिलेगा या फिर जो उनके पास उनकी ज़रूरत से ज़्यादा दूध है तो उसको बेच कर उससे भी लाभ कमा सकें। तो इसलिए एक पशु का जीवन जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको बचाना ज़रूरी है, उसका सही स्वास्थ्य का ध्यान रखना ज़रूरी है। और उसके ऊपर यदि कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारी के लक्षण दिखाई दें, चाहे वो प्रसूति बुखारी क्यों ना हो, सामान्य बुखार ना मान कर उसको नज़दीकी पशु चिकित्सक से सलाह लेकर उसका इलाज कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ साथ जिन गाय और भैंसों में पिछले ब्यात में ये रोग हो चुका हो और उन पशुओं को ब्याने से 8-10 दिन पहले विटामिन डी या फिर खनिज मिश्रण खिलाना जो है रोग की रोकथाम के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। पर उससे ब्याने से पहले जो है उसकी तरफ ध्यान दिया जाए। और ब्याने से पहले यदि पशु को गेहूं का छानस जो 6-7 दिनों के लिए खिलाया जाए तो ब्याने के बाद इस रोग के होने की संभावना कम रहे। ब्याने के बाद पशु का पूरा ध्यान रखना चाहिए। रोग का कोई भी लक्षण दिखाई देने पर पशु चिकित्सक की तुरंत सलाह लेनी चाहिए, जैसा हमने जिक्र कर रहे हैं बार बार। और इस रोग के हो जाने पर कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट या फिर माइफेक्स या थॉकॉल नामक दवाइयों के टीके जो हैं पशु चिकित्सक की निगरानी में उसकी सलाह से दिवाने चाहिए। और दवाई जो है मंद गति से खून की नस में भी देते हैं, वो पशु चिकित्सक ही उसका इलाज करने के दौरान जैसा उचित रहेगा उसके अनुसार करेंगे। और इस दवाई का प्रभाव जो है कई बार देखा गया है बहुत तेज़ी से हुआ है और उसमें पशु एक बार तो खड़े भी हो जाएगा, सारा सा उसमें हो जाएगा जब उसको सीधी दवाई मिल रही है। और उसके साथ साथ कई बार यूँ भी देखा जाए ये रोग दोबारा भी हो सका है, इसलिए जो है कई बार इस पर कई दिनों तक निगरानी रखनी पड़े है पशु में। ये नहीं है कि शुरू में 2-3 दिन ही हमने निगरानी रखी कि भाई चलो ये तो इलाज हो गया या फिर नहीं होया रोग, ठीक है हमारा पशु, पर उसके बाद भी जो है कई बार इसका दोबारा जो है ये आ सका है, क्योंकि पशु की दूध की मात्रा बढ़ती जा है। और ब्याने के बाद 15 दिन के बाद भी कई बार न्यू देखा है कि पशुपालक भाई या किसान भाई अच्छी खुराक करते हैं, पशुओं की बढ़ाते हैं धीरे धीरे खुराक एकदम, और उससे जाहिर है कि दूध की मात्रा भी बढ़ेगी। तो ऐसे में उन दिनों में भी इसकी संभावना बनी रह सके है। तो बीमार गाय
भैंस को ठीक होने के 12 घंटे तक जो है उसका दूध नहीं निकालना चाहिए और ना ही 2-3 दिन तक थनों को दूध से पूरा खाली करें। और पशु को नरम और पौष्टिक और आसानी से हजम होने वाला चारा जो है वो दें, भारी चारा उसको ना दें। और जहाँ तक पशु के दूध निकालने की बात है तो ये बिल्कुल सही है कि भाई जब शुरू में ज़्यादा दूध देने वाले पशु हैं एकदम से सारी ल्योटी खाली ना करें, थोड़ा थोड़ा दूध उसमें छोड़ दें, कुछ कटड़ू बछड़ू के लिए और कुछ जो है वैसे भी उसमें रहने दें। और उसके बाद जब धीरे धीरे दूध की मात्रा शुरू हो जाएगी, पशु स्वस्थ हो जाएगा, ब्यात आने के बाद शरीर को संभाल लेगा और अच्छी तरह से जो स्वस्थ दिखाई दे रहा है तो ठीक है, फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे उसमें से पूरा थन खाली करे जा सके हैं। उस समय के बाद जो है थनों में दूध नहीं छोड़ना है, क्योंकि तब यदि हम थनों में दूध छोड़ देंगे तो फिर उसमें थनों के रोग होने की संभावना बढ़ जाए। इसलिए बाद में 10-15 दिन के बाद या हफ्ते 10 दिन के बाद देख रहे हैं कि पशु स्वस्थ है पूर्ण रूप से अच्छी तरह से, तो उसमें से दूध थनों को खाली कर दें अच्छी तरह से और अच्छे साफ़ कपड़े से धो दें और साफ़ पानी से पशुओं को थनों को धोकर रखें, जिससे कि पशु की ल्योटी पर कोई किसी तरह का रोगाणु ना रहे या फिर कोई गंदगी ना रहे, क्योंकि पशु बैठे हैं नीचे तो जाहिर है कि थन जो है संपर्क में आवे हैं नीचे। तो नीचे से जो रठान है वो भी साफ़ सुथरा रहना चाहिए। जहाँ भी हमारे ताजे ब्याए पशु बंधे हैं या ब्याताए पशु बंधे हैं, साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और वैसे भी आमतौर पर दुधारू पशु क्या हमारा कोई भी पशुधन है, जहाँ भी हम अपने रख रहे हैं पशुशाला में, बाड़े में, वहाँ पूरी साफ़ सफाई की व्यवस्था अच्छी तरह से होनी चाहिए, जिससे कि हमारे पशुधन को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो और हम जो है अपने पशुधन से, चाहे वो दुधारू पशु हैं चाहे खेत में काम करने वाले पशु हैं, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम ले सकें। तो भाइयों, या तो करी हमने चर्चा गाय भैंसों में प्रसूति बुखार कारण लक्षण व उपचार पे, और अब करेंगे मनोरंजन। तो आओ सुने यो लोकगीत। समझेंगे समझण आले सजनों गुरु ज्ञान के पंथ निराले, हे जी सजनों गुरु ज्ञान के पंथ निराले। ओ कहण सुनन की बात नहीं, कहण सुनन की बात नहीं, समझेंगे समझण आले सजनों गुरु ज्ञान के पंथ निराले, हे जी सजनों गुरु ज्ञान के पंथ निराले। अभिमानी बकरा मैं करता दिन और रात, 5 बैरी दुश्मन इसके पत्तियों ने सब खाया गात, अंत समय सब छोड़ चल्या जब बैरी न मारी लात, अंत समय सब छोड़ चल्या जब बैरी ने मारी लात। वो अच्छी बूंदी करनी भरनी जो लिख रखे इसके काम, उस कारण में 3 बसाए कारण सूक्ष्म स्थूल गाम, बिन कारण 2 उजड़ खेड़े कारण कन्हे रूप नाम, बिन कारण 2 उजड़ खेड़े कारण कन्हे रूप नाम। ओ गुरु ज्ञान की ताड़ी बिना, गुरु ज्ञान की ताड़ी बिन खुल नहीं से घटके ताड़े, सजनों गुरु ज्ञान के पंथ निराले। का काम नहीं समझेंगे समझने आले, सजनों गुरु ज्ञान के पंथ निराले।
राजा ने 5 मुंह का नार देखा, काम क्रोध मद लोभ मोह गरजता अहंकार देखा, बैका मारा भाग्या राजा ना कोई साथी यार क्या, बैका मारा भाग्या राजा ना कोई साथी यार देखा। जंग जंगल में उल्टा कुआं खुदर संसारी का, और मात पिता सुत कुटुंब कबीला बीड़ा दुनियादारी का, उम्र बेल ने पकड़ लटक रहा चस्का पड़ रहा जारी का, और उम्र बेल ने पकड़ लटक रहा चस्का पड़ रहा जारी का, और उम्र बेल ने मुझसे कटे, उम्र बेल ने मुझसे कटे, दिन रात के काले दौड़े सजनों संतों के काले जी सजनों गुरु ज्ञान के पंथ निराले। कुएं के में अजगर काल चक्की को चलाए रहा, छोटे बड़े जिया जंतु पीस पीस खाए रहा, किसे की न लाज करे या मैं लो पंचाए रहा, किसे की ना लाज करे यम लोग में पहुंचाए रहे। वो बीड़े के मैं पहाड़ी मार मोह ममता कराग है, ममता मक्खी डंक मारे जीव का स्वाद है, विषयों के रस बस में फंस के राजा हुआ बर्बाद है, विषयों के रस बस में फंस के राजा हुआ बर्बाद है। जर जो रूप तकरार हुई, जर जो रूप तकरार होया कुरुक्षेत्र में बंद के पाड़े सजनों गुरु ज्ञान के पंथ निराले। गुरु ज्ञान के पंथ निराले, सुनन की बात नहीं समझेंगे समझने आले सजनों ज्ञान के पंथ निराले। जग झूठा जिसने उसकी दृष्टि में है ज्ञान नहीं, है ज्ञानी मन साच इसने सच्चे घर का ध्यान नहीं, सतगुरु के प्रकाश बिना होता कभी भान नहीं, सतगुरु के प्रकाश बिना होता कभी भान नहीं। वो सतगुरु के सेवक सदा आनंद पद को जाते हैं, मोह ममता से अंधे जीव ब्याज मूल गंवाते हैं, कोरा कलर खेत देख के सिर धुन कर पछताते हैं, कोरा कलर खेत देख
साधु राम नारायण गिर के, साधु राम नारायण गिर के, सतगुरु है रखवारे सजनों, गुरु ज्ञान के पंथ निराले। ये बात नहीं समझेंगे समझण आले सजनों, ज्ञान के पंथ निराले। हे जी सजनों, गुरु ज्ञान के पंथ निराले। या तो सुना भाइयों ने अपनी पसंद का लोकगीत गुरु ज्ञान के पंथ निराले बलवान की आवाज़ में। और भाइयों अब करेंगे चर्चा मौसम की जानकारी पे। तो जैसा भाइयों आप जाने हैं कि इन दिनों में जाकर थोड़ा सा उतार चढ़ाव मौसम में कई बार देखा जा है। और जहाँ तक आज के मौसम का सवाल है तो आज अधिकतम तापमान रहा 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 23 डिग्री सेल्सियस, और हवा की गति रही 19.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चली। इसके साथ साथ जहाँ तक कल के तापमान का सवाल है तो कल जो है अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और अब करेंगे बात कल के कृषि कार्यक्रम की। तो जहाँ तक कल के कृषि कार्यक्रम का सवाल है, कल है दिन रविवार और इस दिन हमारा पसंदीदा कार्यक्रम जो किसान भाइयों का है वो रहेगा थारी चिट्ठी मारे गीत, यानी कि आपकी जो चिट्ठियाँ हैं पसंद की और जो लोकगीत आप लिखे हैं फरमाइश के वो जो हैं सुनवाई जाएँ। तो कल हमारा कार्यक्रम रहेगा थारी चिट्ठी मारे गीत। और भाइयों अब करेंगे चर्चा नई फसल नई उमंग के तहत अगेती फूल गोभी की नर्सरी में बिजाई व अन्य देखभाल पर। तो किसान भाइयों जैसा आप जाने हैं कि बहुत से किसान भाई जो खाद्यान्य फसलें हैं धान गेहूं वगैरह या फिर ज्वार वगैरह जो चारे वाली फसलें जो हैं इन इलाकों में बोई जहाँ है मक्का वगैरह, तो उसके साथ साथ बहुत से किसान भाइयों का रुझान जो है सब्जी की काश्त में भी रहा है। और वो हर मौसम के अनुसार अगेती दरमियानी या पछती अवधि की जो सब्जी है वो भी लगाए हैं और उससे अच्छा लाभ कमा ले हैं। तो ऐसे में जो गोभी वर्गीय सब्जियां हैं बहुत से किसान भाई इनकी भी काश्त कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं और उनसे अच्छा फ़ायदा ले ले हैं जो समय पे या अगेती बोले। तो ऐसे में गोभी वर्गीय सब्जियों में फूल गोभी की काश्त भी बहुत से किसान भाई कर रहे हैं और एक अहम सब्जी मानी जा है। और फूल गोभी जैसा हम जिक्र कर रहे थे कि हरियाणा में उगाई जाने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जी की फसल है। इसमें रेशा तथा बीटा विटामिन्स भरपूर मात्रा में पाए जा हैं। इसके सेवन से शरीर को एंटीऑक्सीडेंट या फिर फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी मिले हैं जो कैंसर जैसी घातक बीमारी को रोकने में भी सहायक हैं। इसमें रेशे की ज़्यादा मात्रा होने के कारण यह हमारी पाचन शक्ति को बढ़ावा है। और जो किसान भाई थोड़ी सी बातों का ध्यान रखें और अगेती फसल लेने का प्रयास करें तो उससे एक अच्छा खासा फ़ायदा या लाभ ले सकें। तो जहाँ तक हम फूल गोभी की अगेती फसल उगाने की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात है कि इसकी उन्नत किस्में कौन सी हैं। जहाँ तक इसकी उन्नत किस्मों का सवाल है उसमें एक किस्म है पूसा कातकी। यह एक अगेती किस्म है और इसके पौधे मध्यम आकार के, पत्ते नीले हरे रंग के और फूल छोटे मध्यम आकार के दिखाई देंगे। इसके फूल 60 दिन में तैयार हो जाएं और इसकी पैदावार लगभग 50 से 60 क्विंटल प्रति किले तक जो है किसान भाइयों को मिल जाए। जो समय पे अगेती फसल लेने के लिए किसान भाई इसकी बिजाई कर रहे हैं या नर्सरी तैयार कर रहे हैं। जहाँ तक खेत की तैयारी की सवाल है तो उसमें फूल गोभी जो है कई तरह की मिट्टी में उगाई जा सकता है और खेत को जो मिट्टी है उसको अच्छी तरह से जोत कर मिट्टी ने हल्का करके भुरभुरा बना लें और उसके बाद उसमें खेत ने अच्छी तरह से तैयार करके समतल कर लें। एक बात का और ध्यान रखें कि चाहे वो नर्सरी में हम सब्जियों की पौध तैयार कर रहे हैं, जैसा हम जिक्र कर रहे हैं फूल गोभी की जो अगेती फसल लगाने के लिए जो नर्सरी की बिजाई करने के लिए या फिर खेत में रोपाई करने जा रहे हैं या फिर सीधे हम खेत में कुछ सब्जियां बो रहे हैं, तो ऐसे में इस बात का ध्यान जरूर रखें कि दोनों ही अवस्थाओं में चाहे वो नर्सरी में बिजाई कर रहे हैं या खेत में रोपाई कर रहे हैं बिजाई कर रहे हैं सब्जियों की, कि वो खेत जो हैं अच्छे जल निकास वाले हों, उनमें किसी भी अवस्था में पानी ज़्यादा देर तक खड़ा ना होता हो। चाहे वो आपके जरिए जब आप ट्यूबवेल वगैरह से दे रहे हैं सिंचाई कर रहे हैं किसी कारण से गलती से वो ज़्यादा पानी आ जा या फिर बरसात वगैरह हो जाए ऊपर से ज़्यादा पानी हो जाए तो खेत में से जितना जल्दी हो सके ज़्यादा पानी निकालने का प्रयास हो और कुदरती तौर पर निकल जाए तो उस जैसी बात ही नहीं जिससे कि सब्जियों के ऊपर उसका उल्टा असर ना पड़े।
और जहाँ तक इसकी बिजाई की जब हम बात करें तो अगेती फूल गोभी के लिए नर्सरी में बिजाई जो है आजकल के दिनों में बोई जा सके है। बहुत से किसान भाइयों ने और भी अगेती बोई थी, तो वो मई के पिछले महीने में भी बोली होगी और इस महीने में भी जो है वो नर्सरी तैयार कर सके हैं और उसके लिए ज़्यादा पछेत ना करें। और उसके बाद जो इन दिनों में वो तैयार कर लेंगे नर्सरी, तो अगले महीनों में यानी कि जो आ रहा है जुलाई आ रहा है, या पिछले महीने में नर्सरी तैयार कर ली थी तो इस महीने यानी जून में भी जो है किसान भाइयों ने रोपाई करी होगी या करण जा रहे हैं। तो समय पे जो है वो उसकी रोपाई खेत में आगे करी जा सके जो सही समय पर नर्सरी तैयार हो जाए। और इसके साथ साथ जो आ जा है एक बात का ध्यान रखें जब नर्सरी तैयार करने लग रहे हैं कि कई बार उत्स्फुटन या फिर बटनिंग यानी कि छोटे फूल की समस्या आ जाए। यूँ कहते हैं कि भाई लगाई तो थी अच्छी नस्ल अच्छी किस्म के जो पौध थी पर फूल बड़े छोटे छोटे बने, तो उसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि जो किस्मों की सही समय पर बिजाई करें और किस्मों का चुनाव सही करें जब भी किसी सब्जी की बिजाई कर रहे हैं, खास करके फूल गोभी की। और इसमें जब फूल गोभी की बीज की मात्रा की बात करें तो उसमें अगेती किस्मों के लिए 300 से 500 ग्राम प्रति किले की दर से जो है बीज किसान भाई इस्तेमाल कर सके हैं। और इसके साथ साथ पौध तैयार करने के लिए गोभी की पौध तैयार करने के लिए ज़मीन में 15 सेंटीमीटर ऊंची 3 गुणा 1 मीटर की क्यारियाँ बना लें। 1 किले में पौध रोपने के लिए इस प्रकार की लगभग 15 से 20 क्यारियों की ज़रूरत पड़ेगी। और क्यारियों की अच्छी तरह से खुदाई करके मिट्टी ने अच्छी तरह से मिला लें। बीज छिड़काव या फिर लाइनों में बोएं, उसके बाद गोबर की गली सड़ी खाद की पतली तरह से ढक दें। अगेती किस्मों को जो है जो पौध है उसको तेज़ धूप से बचाने के लिए सरकंडे के छप्पर से ऊपर से ढक दें हल्का हल्का, जिससे पौध जो है कम से कम मरेगी। और क्यारियों में नमी जो है पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए और पानी जो है वो फव्वारे से दें, एकदम सीधा पानी ना दें। तो फुहारे से पानी देंगे, हल्की हल्की नमी उसमें बनी रहेगी। और फिर जब देखें बीच बीच में देखते रहें, जब देख रहे हैं कि भाई उन सरकंडों के नीचे जो जमाव शुरू हो रहा है 2-4 दिन के बाद बीज का, तो धीरे धीरे उनको हटाना भी शुरू कर सके हैं। और फिर भी उसमें समय के साथ साथ 15 दिन के बाद जो है पौधे चलने लग जाएं तो उसके अंदर से ये भी देखें कि किस तरह से जल्दी से हम खरपतवार नियंत्रण भी करें समय समय पे। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए किसान भाई अगेती फूल गोभी की जो नर्सरी में बिजाई समय पे करें और समय पे उसकी रोपाई करें। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। और इसी के साथ हमारे आज के किसान वाणी कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ। तो वीरेंद्र भाई ने इजाज़त दो। अच्छा भाइयों, राम राम।